जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो क्या हाल चाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। तो आज का लेक्चर जो हमारा वो एमसीक्यूज के ऊपर ही होने वाला है, जो कि ज्यादातर एक्सरे ट्यूब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए हम हमारे लेक्चर की तरफ बढ़ जाते हैं अब, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हम जितना हो सके उतना जल्दी उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम हमारे लेक्चर की तरफ बढ़ जाते हैं, बिल्कुल कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। पहला क्वेश्चन है हमारा, एन एक्सरे ट्यूब कूल्स प्राइमरली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरे ट्यूब जो है हमारी वो प्राइमरली सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले किस चीज से कूल हो सकती है, ठंडी होती है। अब क्या है कि एक्सरे ट्यूब जो हमारी वो चलती रहती है, एक्सरे ट्यूब चलती रहती है, उसकी वजह से वो गर्म हो जाती है। एक्सरे ट्यूब गर्म होगी क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, उससे स्ट्राइक हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का वहां पे रोल है। उसके बाद जो हमारी रेडिएशन है वो बाहर निकल रही है। तो इस सब में ना एक्सरे ट्यूब जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, अंदर रोटर भी चलता है। तो उसको ठंडा करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, और उसको ठंडा हम काई से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा पहले हम काई से ठंडा करते हैं। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं ये, कि कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से, या फिर इन तीनों ही से ही हम हमारे एक्सरे ट्यूब को ठंडा कर सकते हैं। तो जो कंडक्शन है वो क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है ना, कि जो हमारा मेटल है कोई सा, वो मेटल अगर दूसरे मेटल्स के कांटेक्ट में आता है तो वो वहां पर गर्म होने लगता है। ठीक है, दूसरा मेटल भी गर्म होने लगता है क्योंकि उसकी जो हीट है, जो एनर्जी है, वो ट्रांसफर हो जाती है दूसरे मेटल में, इस वजह से वो गर्म होने लगता है। तो जो कंडक्शन है उससे क्या होगा, अगर कोई सा भी अपना रोड गर्म है, उसको दूसरी ठंडी रोड से हमने अटैच कर दिया, तो क्या होगा कि जो पहली रोड है, जो गर्म रोड है, उसकी एनर्जी दूसरी रोड में जाने लगेगी, और जो पहली रोड है वो भी ठंडी होने लगेगी और दूसरी गर्म होने लगेगी। दोनों का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम एक्सरे ट्यूब को भी ठंडा कर सकते हैं, कि अंदर कोई सा मेटल है उससे हम बाहर निकाल सकते हैं उसकी जो एनर्जी है उसको। दूसरा होता है हमारे पास कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन के हिसाब से बताता हूं मैं। कन्वेक्शन क्या होता है ना, कि जो हमारा कोई वाटर है उससे ठंडा कर सकते हैं। वाटर से कैसे ठंडा कर सकते हैं, अब आपने खुद ने देखा होगा कि जो हमारा गैस चलता है, गैस चलने पे क्या होता है कि पानी उबाल देते हैं, उस पर पानी उबालते हैं तो जो ऊपर का पानी है वो ज्यादा गर्म हो जाता है और नीचे का ठंडा रहता है थोड़ा सा। क्या है कि गर्म पानी ऊपर आता है, गर्म पानी हल्का होकर ऊपर आ जाता है, और जो ठंडा पानी है उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से, उनका वेट ज्यादा होता है तो वो नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार से भी ठंडा कर सकते हैं उसको। तीसरा है रेडिएशन, रेडिएशन से भी ठंडा कर सकते हैं, रेडिएशन से भी ठंडा हो सकती है ना ये। तो ये तीनों है, तो हम एक्सरे ट्यूब को तीनों तरीके से ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, हम एक्सरे ट्यूब को तीनों तरीके से ठंडा करते हैं, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। हम तीनों ही तरीके से जो हमारी एक्सरे ट्यूब है उसको ठंडा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सरे ट्यूब हीट डिसिपेशन इज बेटर। कौन से टाइप की एक्सरे ट्यूब में हीट डिसिपेशन बहुत ज्यादा अच्छे से होता है, मतलब कि जो हमारी हीट है वो अच्छे से बाहर निकल जाती है और ट्यूब गर्म नहीं होती है। ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो है स्टेशनरी एनोड ट्यूब, दूसरा है वैक्यूम ट्यूब, तीसरा है रोटेटिंग एनोड ट्यूब, और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अब स्टेशनरी ट्यूब का देखते हैं हम। स्टेशनरी एनोड ट्यूब में हमारी जो एनोड है, हमारा जो एनोड है वो स्टेशनरी रहता है, मतलब कि वो रोटेट वगैरह नहीं होता है, वो एक जगह पे ही रहता है। वैक्यूम ट्यूब है, उसमें वैक्यूम रहता है, ठीक है, पर बाकी कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, वैक्यूम रहता है वहां पे। मतलब कि जो हमारी स्टेशनरी एनोड ट्यूब में भी रहेगा और रोटेटिंग में भी रहता है। अभी की सारी ट्यूब में वैक्यूम रहता है, तो वैक्यूम ट्यूब का कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ पे, वैक्यूम ट्यूब को हटा ही दो। और तीसरा होता है हमारा रोटेटिंग एनोड ट्यूब। रोटेटिंग एनोड ट्यूब जो है उसमें जो हमारा एनोड है
उसमें जो हमारा एनोड है ये रोटेट होता है। रोटेट होता है मतलब कि वो घूमता है, एनोड घूमता रहता है। और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो स्टेशनरी एनोड ट्यूब है, वहां पर ऐसा कोई कुछ खास नहीं है। स्टेशनरी एनोड ट्यूब में कुछ खास नहीं है, पर रोटेटिंग एनोड ट्यूब जो है उसमें अगर रोटेट होता है, रोटेट होने से क्या होगा कि वो हीट को डिसिपेशन, ऐसे मतलब कि हीट को अपना फैला देगा, सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर हीट एक जगह पर इकट्ठी नहीं होती है और सभी जगह फैल जाती है तो धीरे धीरे करके वो वहां से बाहर निकल जाएगी और खत्म हो जाएगी। ये कर सकते हैं हम रोटेटिंग एनोड ट्यूब से, पर स्टेशनरी एनोड ट्यूब से कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो स्टेशनरी एनोड ट्यूब है ये गलत हो जाती है और रोटेटिंग एनोड ट्यूब जो है वो सही हो जाती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सरे आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स हिट। एक्सरे बनती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स किस चीज से टकराएंगे ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा कैथोड, दूसरा है एनोड, तीसरा है फॉक्सिंग कप, चौथा है एनोड शाफ्ट। ये हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कैथोड। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे क्या? कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स नहीं टकरा सकते, यहाँ पर गलत ऑप्शन है। क्योंकि क्यों नहीं टकरा सकते, अब इसका कारण मैं बताता हूँ। जो कैथोड होता है हमारा, कैथोड में क्या होता है कि कैथोड में एक जगह होती है फॉक्सिंग कप। फॉक्सिंग कप में एक फिलामेंट होता है और फिलामेंट से ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, मतलब कि कैथोड टर्मिनल से ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स निकल ही कैथोड से रहे तो टकराएंगे कैथोड पे कैसे? इस पे तो टकरा ही नहीं सकते। एनोड, ठीक है, एनोड से नहीं निकलते हैं तो एनोड पे टकरा सकते हैं। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो सकता है। तीसरा है फॉक्सिंग कप। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कैथोड जो है उसमें एक फॉक्सिंग कप नाम की जगह रहती है जहां पर फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट फॉक्सिंग कप सभी एक ही जगह पे हैं, तो फॉक्सिंग कप से टकरा ही नहीं सकता ना वो, और टकरा भी गया तो वहां पर एक्सरे जनरेट नहीं होती, एक्सरे फॉर्म नहीं होती है, एक्सरे नहीं बनती वहां पे। तो यह आंसर भी हमारा गलत हो गया। एनोड शाफ्ट। एनोड शाफ्ट जो है वो जो हमारा एनोड है उसकी जो शाफ्ट रहती है, उसकी जो डंडी रहती है पीछे, उसकी बात कर रहे हैं। एनोड की जो शाफ्ट होती है उसकी, उससे तो नहीं टकराते हैं क्योंकि वो तो पीछे की साइड रह जाती है। तो हमारा राइट आंसर है एनोड। एनोड से टकराते हैं तब एक्सरे बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव साइड ऑफ द एक्सरे ट्यूब। कौन सा जो है इनमें से वो एक्सरे ट्यूब की नेगेटिव साइड होती है? इनमें से कौन सा एक्सरे ट्यूब की नेगेटिव साइड है? पहला ऑप्शन है हमारा एनोड, दूसरा है कैथोड, तीसरा है आउटर साइड ऑफ ग्लास एनवेलप और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए नेगेटिव साइड कौन सी होती है? एनोड जो है वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव साइड। कैथोड नेगेटिव साइड होती है। आउटर साइड ऑफ ग्लास एनवेलप के आउटर साइड में तो क्या होता है? प्रोटेक्टिव हाउसिंग। ग्लास एनवेलप के बाहर प्रोटेक्टिव हाउसिंग होती है, वहां तो कोई कैथोड और एनोड का या फिर प्लस माइनस का कोई सीन ही नहीं है। नॉन ऑफ द अबव गलत आंसर है। यहाँ पर कैथोड हमारा सही आंसर है। क्यों है? कैथोड नेगेटिव साइड है हमारी एक्सरे ट्यूब की, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, इसलिए वो कैथोड जो हमारी नेगेटिव साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑन विच मोस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स इज। ज्यादातर ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं, जो वर्क करते हैं ट्रांसफॉर्मर एक्सरे ट्यूब में, उनमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? कौन सा प्रिंसिपल ज्यादा जरूरी होता है और यूज करते हैं? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। पहला है म्यूचुअल इंडक्शन, दूसरा है सेल्फ इंडक्शन, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और चौथा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये चार क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। अब म्यूचुअल इंडक्शन देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? ईएमएफ जो बनता है, जो कॉइल होती है ट्रांसफॉर्मर की, उनके बीच में ईएमएफ बनता है। ईएमएफ से जो हमारी करंट है वो दूसरी कॉइल में जनरेट होता है, तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। मतलब कि एक कॉइल से दूसरी कॉइल में करंट जनरेट होना, उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। मतलब दो का अपना म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। जो दो कॉइल है उन्होंने आपस में अपना काम कर लिया,
सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो एक ही कोइल अपना अपना काम करती है, उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसका कोई रोल नहीं, कुछ भी नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया बीच में, एनर्जी कंजर्वेशन का क्या रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रोल है इन दोनों से, अब इन दोनों में से कौन सा आंसर हमारा सही है ये हमें देखना है। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो हमारा सही आंसर है, सेल्फ इंडक्शन नहीं है। और ये दोनों तो वैसे भी नहीं है, ये दोनों तो ऐसे ही नहीं है। अब ट्रांसफॉर्मर हो गया तो उसमें दो ही प्रिंसिपल वर्क करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन। अब और कुछ तो यूज होता नहीं है, और कोई से प्रिंसिपल तो यूज करते नहीं है, तो म्यूचुअल इंडक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है एक्सेल ट्यूब में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल। इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल का एग्जाम्पल है, एक जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है सिलिकॉन, दूसरा है नियोबियम, तीसरा है कॉपर और चौथा है रबर। अब देखो, जो रबर है वो इंसुलेटर है, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर का कोई बनता ही नहीं है, रबर इंसुलेटर है। अब हमें इंसुलेटर है कैसे पता लगेगा रबर, तो रबर जो है वो कहाँ यूज होता है, हमें चप्पल्स में। हम क्या बोलते हैं, रबर की चप्पल पहनो करंट नहीं लगेगा, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि अर्थिंग ही नहीं मिलेगी। ऐसा सभी बोलते हैं कि रबर की चप्पल पहन रखे हो तो करंट नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रबर इंसुलेटर होता है, ये हमें बचपन से ही पता है, क्योंकि रबर की चप्पल पहन के हम काम कर सकते हैं करंट में, ऐसा बचपन से हमें बताया गया है। बाकी हमको करना नहीं है, ऐसा नहीं हो कि मेरे से आप सीख के जा रहे हो कि नहीं रबर की चप्पल पहन के हमें करंट नहीं लगता भैया, हम तो करंट का तार पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है कॉपर। कॉपर हम कहाँ यूज करते हैं, अब बताओ। कॉपर हम यूज करते हैं हमारे वायर्स में। कॉपर के वायर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ये पता होगा। कॉपर के और सिल्वर के वायर होते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात हो गई कि ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। नियोबियम, नियोबियम सुपर कंडक्टर है। नियोबियम एक सुपर कंडक्टर है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो इसलिए सुपर कंडक्टर है। और सिलिकॉन जो है हमारा वो है सेमी कंडक्टर, सेमी, ठीक है। तो सिलिकॉन हो गया हमारा सेमीकंडक्टर। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो वो है हमारा सिलिकॉन। तो हमारा राइट आंसर है सिलिकॉन, ठीक है। अब देखो दो क्वेश्चन मैंने यहीं से काट दिए थे, अब नियोबियम और सिलिकॉन में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये सुपर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब सभी को ये पता नहीं होता है कि सुपर कंडक्टर कौन सा होता है, सेमीकंडक्टर अभी मुझे भी नहीं पता था पहले, ठीक है। धीरे धीरे सभी चीजें मालूम पड़ी है, क्योंकि हम इस चीज को पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ेंगे तो हमें पता रह जाएगा कि हाँ सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर है, ये पता रह जाएगा। नियोबियम है सुपर कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, रबर इंसुलेटर है, ये सारी चीजें पता लग जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। In which of the following electromagnetic radiation is not used in diagnostic imaging? अब हमें यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमने चार ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें से कौन सी एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग में कोई रोल नहीं है, उसका यूज ही नहीं है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग में बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। ऑप्शन हमारा है पहला गामा रे, दूसरा है एक्स रे, तीसरा है कॉस्मिक रे और चौथा है रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये चार हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए गामा रे बिल्कुल यूज होती है डायग्नोस्टिक इमेजिंग में, गामा रे यूज होती हैं, पेट स्कैन वगैरह में गामा रेस का यूज किया जाता है। एक्स रे बिल्कुल होती है, एक्स रे सिटी स्कैन में एक्स रे यूज हो रही है। कॉस्मिक रे नहीं पता। रेडियो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी यूज। अब कॉस्मिक रे नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि तीन चीजें तो होती है, गामा होती है, एक्सरे होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी होती है डायग्नोस्टिक इमेजिंग में यूज।
तो कॉस्मिक रे नहीं पता, कॉस्मिक रे होती नहीं है तो इसलिए पता ही कब कैसे होगा। तो कॉस्मिक रे जो है हमारी डायग्नोस्टिक इमेजिंग में कोई यूज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? पहला ऑप्शन है हमारा 4 डायोड वॉल्व इन ब्रिज फॉर्म, 2 डायोड वॉल्व इन ब्रिज फॉर्म, 2 डायोड वॉल्व विथ एक्सरे ट्यूब, और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड वॉल्व इन ब्रिज फॉर्म रहता है। अब रेक्टिफायर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसमें ब्रिज वगैरह सभी रहते हैं। किसी ने पहले पढ़ा हो रेक्टिफायर वगैरह तो उसमें पता होगा। अब क्या है कि इस क्वेश्चन में मैं पूरा रेक्टिफायर पढ़ा नहीं सकता, इसलिए 4 डायोड वॉल्व जो रहते हैं जिसमें ब्रिज फॉर्म में रहता है तो वो हमारा जो है फुल वेव रेक्टिफायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नौवां क्वेश्चन है द डिवाइस इज लोकेटेड आउटसाइड द ग्लास इन्वेलोप। ग्लास इन्वेलोप के बाहर कौन सी डिवाइस लोकेट करती है? अब हमारी जो एक्सरे ट्यूब है उसमें कितनी सारी चीजें रहती है, कितनी सारी डिवाइसेस लगी होती है। एनोड होता है, कैथोड होता है, हमारा स्टार्टर होता है, रोटर होता है, उसके बाद एनोड की स्टेम होती है, एनोड का जो फोकल स्पॉट होता है, फोकसिंग कप होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे ग्लास इन्वेलोप के बाहर की साइड रहती है? अब हमें ऑप्शंस तो 4 ही दिए हुए हैं, देखते हैं वो। रोटर, स्टार्टर, कैथोड और एनोड, ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अब देखो एनोड जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं, तो ये तो ऑब्वियसली ग्लास इन्वेलोप के अंदर ही होगा, तभी स्ट्राइक कर रहे हैं। कैथोड भी वहीं पे होता है, कैथोड से ही तो निकल के स्ट्राइक करते हैं। तो ये दोनों तो हमारे यहाँ पर गलत आंसर हो गए। अब स्टार्टर और रोटर देखो, रोटर जो होता है वो एक्सरे ट्यूब के अंदर होता है। एक्सरे ट्यूब के अंदर जो एनोड रहता है, एनोड के दोनों साइड में लगा होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर गलत आंसर होता है। स्टार्टर जो है वो बाहर की साइड लगा होता है। स्टार्टर क्या करता है? स्टार्टर ना स्टार्ट करने का काम करता है रोटर को। ठीक है, रोटर को घुमाने का काम करता है। कौन करता है? स्टार्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? पहला ऑप्शन है हमारा ओम, दूसरा है फेराड, तीसरा है एम्पियर और चौथा है अर्क्स। ओम जो है, ओम काय की यूनिट होती है? हमारे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की। काय की? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की। ठीक है, फेराड जो होती है वो कैपेसिटेंस की होती है। तो हमारा राइट आंसर यहीं पे निकल गया, कैपेसिटेंस। अब देखो ये दोनों और देख लेते हैं। एम्पियर जो है, जो हमारा एम्पियर है ये करंट की होती है। करंट की होती है। अर्क्स जो है वो होती है एनर्जी। अर्क्स क्या हो गई? हमारी एनर्जी हो गई। तो एनर्जी जो है वो ही अर्क्स है, मतलब कि एनर्जी की जो यूनिट है वो अर्क्स होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा स्टेशनरी एनोड्स आर यूज्ड इन। स्टेशनरी एनोड्स कहाँ यूज होता है? ऑप्शन है हमारे पास सीटी स्कैन यूनिट, एक्सरे ट्यूब, सीटी स्कैन में जो एक्सरे ट्यूब यूनिट होती है वहां पर। दूसरा है फिक्स्ड यूनिट एक्सरे ट्यूब, जहां पर एक्सरे मशीन लगी होती है फिक्स, एक ही जगह पर जो लगी होती है उसमें यूज होता है। तीसरा है मोबाइल एक्सरे ट्यूब्स। मोबाइल एक्सरे मशीन जो होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक हम लेके घूमते रहते हैं, पहिए लगे होते हैं नीचे, कहीं भी लगा कहीं भी शूट करते हैं, कहीं भी नहीं लगाते। मतलब कि जो हमारे आईसीयूज में वगैरह या फिर वार्ड्स में जहां पर पेशेंट अनकॉन्शियस होता है या फिर जो आ जा नहीं सकता है उसके लिए हम ले जाते हैं, तो होती हैं मोबाइल एक्सरे ट्यूब्स। और चौथा है हमारा फ्लोरोस्कोपी यूनिट एक्सरे ट्यूब। फ्लोरोस्कोपी में जो एक्सरे ट्यूब्स होती है वो। ठीक है, अब देखो सीटी स्कैन में नहीं और फ्लोरोस्कोपी में नहीं। सीटी स्कैन में और फ्लोरोस्कोपी में दोनों में यूज नहीं होती है हमारी स्टेशनरी एनोड ट्यूब, क्योंकि दोनों बड़ी मशीन्स होती हैं। दोनों में स्टेशनरी एनोड ट्यूब से काम नहीं होता है, उसमें रोटेटिंग एनोड ट्यूब ही चाहिए होती हैं। और जो फिक्स्ड एक्सरे ट्यूब है उनमें भी आजकल जो है स्टेशनरी एनोड नहीं आने लग गया है, रोटेटिंग एनोड ही आता है। मोबाइल एक्सरे ट्यूब जो है वहां पर
स्टेशनरी एनोड्स का यूज होता है क्योंकि वो छोटी मशीन होती है 100 mA की, तो वहां पर इतना कोई गर्म नहीं होती है ट्यूब, तो वहां पर स्टेशनरी एनोड से काम हो जाता है, रोटेटिंग एनोड ट्यूब की जरूरत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सरे? कौन सी ऐसी चीज है जो एक्सरे की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अफेक्ट कर सकती है? क्वालिटी मतलब कि जो हमारे एक्सरेस हैं, एक्स रेडिएशन जो है, एक रेडिएशन आ रही है, उसकी क्वालिटी कौन सी रहेगी? वो ज्यादा एनर्जी वाली रहेगी, कम एनर्जी वाली रहेगी, क्या रहेगी? और क्वांटिटी मतलब कि कितनी क्वांटिटी में रहेगी वो, 1 रहेगी, 100 रहेगी, 200 रहेगी, 400 रहेगी, उस चीज को अफेक्ट कौन कर सकता है? मतलब क्या चीज है ऐसी जो अफेक्ट कर सकती है? अब देखते हैं हम ऑप्शंस। एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, दूसरा है एटॉमिक नंबर ऑफ स्टार्टर, तीसरा ऑप्शन हमारा एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं हम एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन। एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन का इसमें क्या यूज है? एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन थोड़ी ऐसा कुछ कर सकता है जिससे हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अफेक्ट पड़े। और एटॉमिक नंबर ऑफ स्टार्टर, स्टार्टर के एटॉमिक नंबर से हमें क्या लेना देना है? स्टार्टर से तो स्टार्ट करने का काम है, तो स्टार्टर के एटॉमिक नंबर से हमें क्या फर्क पड़ जाना है, कोई सा भी हो। एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, बिल्कुल टारगेट का एटॉमिक नंबर जो है वो उस पे डिपेंड करता है हमारा क्वालिटी और क्वांटिटी। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा हुआ तो वहां से अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में एक्सरेज जनरेट होंगी, और अगर एटॉमिक नंबर कम हुआ तो उस हिसाब से क्वालिटी और क्वांटिटी भी कम, मतलब लो क्वांटिटी और लो क्वालिटी में जो हमारी एक्सरेज है वो जनरेट होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब 13वां क्वेश्चन है, इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स लाइन फोकस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन फोकल स्पॉट टू गेट। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स में जो लाइन फोकस प्रिंसिपल होता है उसका यूज क्यों किया जाता है? ठीक है, क्यों करते हैं लाइन फोकस प्रिंसिपल का यूज? ऐसे ही क्यों नहीं कर लेते हैं एक्सरे? अब लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है मैं बताता हूं। लाइन फोकस प्रिंसिपल होता है जिसमें 2 स्पॉट होते हैं, ठीक है। एक एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है, एक इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है। जो एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है और इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है वो दोनों बहुत अलग होते हैं। एक्चुअल फोकल स्पॉट बहुत बड़ा होता है, इफेक्टिव छोटा होता है, ठीक है। वो सारे के लिए मैंने एक अच्छा सा वीडियो बना रखा है लाइन फोकस प्रिंसिपल के नाम से। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल के वीडियो का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके पढ़ लीजिएगा। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल को आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें क्या होगा। अब जिसने पढ़ रखा है उसे तो पता होगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं, गुड रेडियोग्राफिक डिटेल हो सकती है क्या, शार्पर एनाटॉमिकल डिटेल्स आ सकती है क्या हमारी इमेज में, विथ स्टैंड लार्जर ट्यूब करेंट थस लेस डेंजर ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एक्सरे ट्यूब। ज्यादा ट्यूब करंट पर वो चल सकती है क्या मशीन हमारी, जिससे कि एक्सरे ट्यूब के डिस्ट्रॉय होने का, मतलब कि एक्सरे ट्यूब के फूट जाने का या फिर एक्सरे ट्यूब के खराब हो जाने का जो हमारा डर है वो कम रहेगा, डेंजर कम रहेगा, खतरा कम रहेगा। डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सारे ऑप्शंस हमारे सही हैं। अब देखते हैं गुड रेडियोग्राफिक डिटेल जो है बिल्कुल लाइन फोकस प्रिंसिपल की वजह से आई। अगर हमें रेडियोग्राफिक डिटेल अच्छी चाहिए तो हम इफेक्टिव फोकल स्पॉट का यूज उसमें हो जाएगा, उससे क्या है हमारी रेडियोग्राफिक डिटेल अच्छी आएगी। दूसरा है शार्प, बिल्कुल शार्प इमेज आएगी। इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो है, स्मॉल फोकल स्पॉट जो है उसका अगर यूज होगा तो शार्पर एनाटॉमिकल डिटेल बिल्कुल आएगी। विथ स्टैंड, हाँ बिल्कुल ज्यादा करंट पे भी वो स्टैंड कर सकती हैं क्योंकि इसमें लार्जर फोकल स्पॉट भी होता है। अगर ज्यादा करंट हुआ तो लार्जर फोकल स्पॉट पे वहां पर फोकस कर देगी और उस वजह से वहां पर जो हमारी एक्सरे ट्यूब है वो खराब नहीं होगी, वो वहां पर बच जाएगी। और चौथा है हमारा ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही आंसर हो गया, ठीक है। हमारा ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ फॉलोइंग विद टारगेट एटम। एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं कोलिजन से, मतलब कि जो हमारा कोई एक ऐसी चीज है जो आके टकराती है एनोड से, ठीक है, टारगेट एटम से टकरा रही है तो उससे हमारी एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। अब ऐसी क्या चीज है जो टकरा रही है जिसकी वजह से वहां पर एक्सरे प्रोड्यूस हो जाती है? पहला ऑप्शन हमारा प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन,
तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है पॉजिट्रॉन। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो सही आंसर है, यहाँ पर भी कोई देखना है बात नहीं थी, इसलिए मैंने सीधा से बता दिया। प्रोटॉन टकराता नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो निकलते हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो जाके हमारी जो टारगेट एटम है वहां पर टकराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच AC इज कन्वर्टेड टू DC इज नोन एज। एक प्रोसेस होती है, क्वेश्चन बोल रहा है एक प्रोसेस होती है जिसमें AC करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कन्वर्ट होता है DC में, मतलब कि डायरेक्ट करंट में। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? हमारा प्रोसेस तो हो गई, AC करंट से हमें DC करंट मिल गया, पर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऐसा क्या हुआ वहां पर जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है हमारा रेक्टिफिकेशन, दूसरा है जनरेटर, तीसरा है थर्मियोनिक इमिशन और चौथा है ट्रांसफॉर्मर। अब देखो ट्रांसफॉर्मर का काम ये नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मर AC से DC में कन्वर्ट नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज है और करंट है उसको कम या ज्यादा कर सकता है, पर AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर है वो गलत आंसर हो गया। दूसरा है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है कि कोई भी हमारा मेटल गर्म हो रहा है, कोई भी हमारा मेटल गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद क्या होता है, थर्मियोनिक इमिशन की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ज्यादा गर्म होने पर, उसको बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। तो यहाँ पर AC और DC का कोई लेना देना नहीं है। जनरेटर अलग काम करता है, जनरेटर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करने का काम करता है, ना कि AC को DC में कन्वर्ट। ठीक है, तो जनरेटर जो है वो जनरेट करने का काम करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये भी नहीं हो सकता रेक्टिफिकेशन यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है। रेक्टिफायर जो होता है उसकी मदद से, जो रेक्टिफायर एक डिवाइस है उसकी मदद से जो हमारा AC करंट है वो DC में कन्वर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज द रोटेटिंग एनोड स्टेम मेड अप ऑफ। रोटेटिंग एनोड की जो स्टेम है वो किस मटेरियल से बनी होती है, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा कॉपर, दूसरा है मोलिब्डेनम, तीसरा है टंगस्टन और चौथा है सिल्वर। ये चार हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर आंसर है मोलिब्डेनम। बिल्कुल देर नहीं करूंगा मैं, मोलिब्डेनम, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है, अभी जल्दी जल्दी मुझे दूसरा वीडियो भी बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर मोलिब्डेनम आंसर है। रोटेटिंग एनोड की स्टेम जो होती है मोलिब्डेनम की बनी होती है, कॉपर, टंगस्टन और सिल्वर की नहीं बनी होती है। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है हमारा जो एनोड है वो, और कैथोड में जो फिलामेंट वगैरह है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, थोरेटेड टंगस्टन का जो हमारा कैथोड है उधर वो फिलामेंट बना होता है, और जो रेनियम प्लस टंगस्टन है उससे हमारा जो रोटेटिंग एनोड है वो बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा द फंक्शन ऑफ फॉक्सिंग कप इज टू। फॉक्सिंग कप का जो है फंक्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन है हमारा फोकस द इलेक्ट्रॉन्स टू फोकल स्पॉट, दूसरा है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम फिलामेंट, तीसरा है टू रिड्यूस हीट प्रोडक्शन और चौथा है टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो देखिए इंक्रीज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोकसिंग कप का ये काम नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ज्यादा बढ़ाए, ये गलत आंसर है। यहाँ पर जो हमारा फिलामेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, या फिर वो गर्म होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा थर्मियोनिक इमिशन है उसके ऊपर। टू रिड्यूस हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन को कम करने के लिए नहीं, हीट प्रोडक्शन को कम करने के लिए फॉक्सिंग कप का यूज नहीं होता है, उसके लिए तो हमें कूलिंग एजेंट्स की जरूरत होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वगैरह, ये सारी चीजें होती है हीट प्रोडक्शन को, हीट को बाहर निकालने के लिए। और प्रोडक्शन कम हम MS को कम करके कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है वो है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम फिलामेंट। इलेक्ट्रॉन बीम फिलामेंट को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, ये भी गलत आंसर है यहाँ पर। पहला है फोकस द इलेक्ट्रॉन टू फोकल स्पॉट, फोकल स्पॉट पर जो इलेक्ट्रॉन से उसको फोकस करता है, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। तो फोकस करने से ही पता लग गया कि फोकसिंग का फोकस करता है इलेक्ट्रॉन्स को, कहाँ करता है, फोकल स्पॉट के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द एक्सपेंशन बिलो आर जनरली मेड अप ऑफ। एक्सपेंशन बिलो जो होता है वो कैसे बना होता है? अब एक्सपेंशन बिलो क्या होता है? एक्सपेंशन बिलो एक बटन होता है जो कि हमारा ग्लास एनवेलप के बाहर लगा होता है। ठीक है, ग्लास एनवेलप के बाहर की तरफ लगा होता है, और जो हमारा प्रोटेक्टिव हाउसिंग है उसके अंदर लगा होता है।
और वो क्या काम करता है, एक्सपेंशन बिलो जो है, जो हमारा ट्यूब के जो ग्लास इनवेलप और प्रोटेक्टिव हाउसिंग है उसके बीच में जो ऑयल भरा होता है वहां पर होता है। उससे क्या होता है कि जब एक्सरे ट्यूब ज्यादा गर्म हो जाती है तो जो हमारा ऑयल है वो एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंशन बिलो जो है वो दब जाएगा उस प्रेशर की वजह से। तो उस वजह से हमारी जो एक्सरे ट्यूब है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इसके लिए एक्सपेंशन बिलो का यूज किया जाता है जिससे कि हमारी एक्सरे ट्यूब खराब ना हो जल्दी। तो हमारी ये काई से बनी होती है, पहला है प्लास्टिक, दूसरा है रबर, तीसरा है नियोप्रीन और चौथा है एनी ऑफ द अबव मटेरियल। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। देखो ये काई से भी बनी हो सकती है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, प्लास्टिक का होगा तो भी प्रेशर की वजह से दब जाएगा, रबर का होगा तो भी, नियोप्रीन का होगा तो भी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है वो ज्यादा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब व्हाट इज द रेंज ऑफ स्मॉल फोकल स्पॉट साइज इन जनरल रेडियोग्राफी। जनरल रेडियोग्राफी में हमारी स्मॉल फोकल स्पॉट जो होता है, फोकल स्पॉट 2 होते हैं, लार्ज होता है, स्मॉल होता है, तो स्मॉल फोकल स्पॉट की साइज कितनी होती है। ऑप्शन हमारे पास है 0.1 to 1 mm, 0.1 to 1 सेंटीमीटर, 0.1 to 1 मीटर, 0.1 to 5 mm। ये हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है 0.1 to 1 mm यहाँ पर राइट आंसर होता है। यही जो हमारा स्मॉल फोकल स्पॉट है, स्मॉल फोकल स्पॉट जो है उसकी साइज होती है जनरल रेडियोग्राफी में, यही साइज का जो स्मॉल फोकल स्पॉट यूज किया जाता है। बाकी और मेमोग्राफी वगैरह जो मशीन से उसमें अलग अलग किया जाता है, पर यहाँ पर 0.1 से 1 mm तक का जो हमारा स्मॉल फोकल स्पॉट है वो यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन 20वां। मोस्ट एक्सरे ट्यूब फेलियर्स आर ड्यू टू। ज्यादातर एक्सरे ट्यूब फेल क्यों होती हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पिटिंग ऑफ टारगेट, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तीसरा है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और चौथा है बर्निंग आउट ऑफ फिलामेंट। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन हम देखते हैं पिटिंग ऑफ टारगेट, मतलब टारगेट पर बार बार से वार होता है उस वजह से। तो ऐसा नहीं है, टारगेट अच्छे मटेरियल का बना होता है, बार बार वार करने से भी वहां पर फेलियर नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर भी हम आगे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की वजह से थोड़ी हो सकता है, यहाँ तो गलत आंसर हो गया। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ये भी गलत आंसर हो गया। इसकी वजह से ट्यूब फेलियर नहीं होता है, हमारी ट्यूब काम करेगी नहीं करेगी, वो चलेगी नहीं चलेगी, वो बात अलग हो गई, और कितने एमए पे और कितने केवी पे चल रही है वो बात अलग हो गई। पर जो हमारी एक्सरे ट्यूब है वो फेल होने के चांसेस फुल वेव रेक्टिफिकेशन या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में नहीं होता। जो आखिरी ऑप्शन है हमारा बर्निंग आउट ऑफ फिलामेंट, बिल्कुल फिलामेंट अगर जल गया तो उसमें तो एक्सरे ट्यूब फेल हो ही जाएगी। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। एक्सरे ट्यूब का जो फिलामेंट है अगर वो जल जाएगा तो उसमें तो हमारी एक्सरे ट्यूब फेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर हमारा सही हो गया। तो चलिए आज के जो हमारे 20 क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी हम खत्म कर लिए हैं। अगला लेक्चर में जल्दी लाने वाला हूँ। ठीक है, अभी तो ये पढ़ते रहिए, ये लेक्चर पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अच्छे से इसको देखिए। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उस चीज के बारे में समझा दूंगा अच्छे से। और हो सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बोर्ड पे है वो पढ़ाने का अगर हो गया तो बोर्ड पे पढ़ाने लग जाएंगे, और अगला लेक्चर जो होगा वो हो सकता है कि हमारे जो पेपर्स हैं उसके हो। ठीक है, चलिए अभी के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। आपको जो एग्जाम है वो जल्दी आने वाली है, तो एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। बस मैं यही चाहता हूँ कि अब की बार जो है वो आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए।